हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सक्षम फैमिली। और आज के वीडियो में हम यहाँ पे बात करेंगे फिजिक्स के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ के बारे में। जो ये एमसीक्यूज़ रहेंगे वो रहेंगे रेडियो ऑपरेटर, साथ ही साथ में अगर आप एनवायरनमेंट सुपरवाइज़र की अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप सभी के लिए हर एक एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले। तो स्टार्ट करते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। और मैं काफ़ी कम समय में आपको काफ़ी क्वेश्चन यहाँ पे करवाने वाला हूँ। साथ ही साथ में मैं आपको बताऊँगा आपके लिए कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट रहने वाली एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, सो दैट कि आप उस पोर्सन पर ज़्यादा फोकस कर पाएँ। आज के जो क्वेश्चंस होंगे हमारे पास वो रहने वाले हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक का जो हमारे पास चैप्टर रहता है क्लास 12th में, जहाँ पे आप जो चार्जेस होते हैं वो स्टेशनरी कंडीशन में होते हैं, उस चैप्टर के बारे में लगभग जो भी एमसीक्यूज़ बनते हैं, जो काफ़ी थोड़ा जिनका लेवल अच्छा होता है, वो सारे क्वेश्चन इसके अंदर इंक्लूड कर दिए गए हैं। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, हिंदी मीडियम वाला बच्चा ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे मैं हिंदी में भी इसे एक्सप्लेन करता रहूँगा सो दैट कि आपको किसी को कोई प्रॉब्लम ना हो। तो क्वेश्चंस को पहले से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो पहला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, अ कैपेसिटर हैज़ बीन चार्ज बाय अ डीसी सोर्स, व्हाट आर द मैग्नीट्यूड ऑफ कंडक्शन एंड डिस्प्लेसमेंट करंट व्हेन इट इज़ फुली चार्ज। अगर आप अपने सिलेबस को ध्यान दें बच्चा, रेडियो ऑपरेटर वाला जो बच्चा है, अगर आप अपने सिलेबस को ध्यान दें तो आपके पास डिस्प्लेसमेंट करंट का एक कॉन्सेप्ट है, एक छोटा सा टॉपिक है आपके पास सिलेबस के अंदर। तो वहाँ पर आपको डिस्प्लेसमेंट करंट के बारे में बेसिकली थोड़ा सा पढ़ना है। डिस्प्लेसमेंट करंट इस क्वेश्चन से आपको आइडिया हो जाएगा कि बेसिकली क्या है। अगर आप अपना सिलेबस देखोगे तो 40 मार्क्स का रेडियो ऑपरेटर का जो एग्ज़ाम होना है, 40 मार्क्स का वहाँ पे आपको फिजिक्स पूछा जाएगा। तो ये मान के चलिए आपको हर एक टॉपिक से एक क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा। हालांकि डिस्प्लेसमेंट करंट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट फिर भी क्योंकि अब एग्ज़ाम का जो लेवल है वो थोड़ा चेंज होता चला जा रहा है, तो आपको हर एक टॉपिक को बहुत अच्छे से आपको क्लियर करने पड़ेंगे। चलिए, तो यहाँ पे बेसिकली बात कर रहा है कि यहाँ पे आपके पास कोई कैपेसिटर है, यानी आपके पास कोई एक संधारित्र है, और आपने क्या किया है, उस संधारित्र को यहाँ पे बेसिकली क्या किया है कि फुली चार्ज किया है आपने बाय द हेल्प ऑफ एक डीसी सोर्स से। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, लेट्स से तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, लेट्स से आपके पास कोई भी एक कैपेसिटर हो गया। यहाँ पे ये कैपेसिटर है बच्चा, इस कैपेसिटर को आपने चार्ज किया है बाय द हेल्प ऑफ एक बैटरी के, एक डीसी सोर्स आपने यहाँ पे दिया है। यहाँ पे आपने जब इसको चार्ज किया है तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जैसे आप इसको वोल्टेज यहाँ पे दोगे तो यहाँ पे आपके पास चार्ज जो है एक्यूमुलेट करना स्टार्ट कर देगा। यानी स्टार्टिंग में तो ऐसा तो है नहीं आपके पास जो कैपेसिटर है, संधारित्र है, उसमें फुली वो चार्ज हो जाए, थोड़ा समय लगता है उसको चार्ज होने में। तो धीरे धीरे यहाँ पे जो आपके चार्ज हैं वो एक्यूमुलेट करना स्टार्ट करेंगे, और इस टाइप आपके पास नेगेटिव वाले जो चार्ज होंगे वो यहाँ पे कलेक्ट होना स्टार्ट होंगे। एक तरफ पॉजिटिव चार्ज, एक तरफ आपके पास नेगेटिव चार्ज। धीरे धीरे यहाँ पे क्या होता है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनना स्टार्ट हो जाती है, जो आपको पता है इस तरफ इस टाइप से यहाँ पे आपका मूव करना स्टार्ट कर देगा। अब ध्यान दीजिएगा, डिस्प्लेसमेंट करंट का कॉन्सेप्ट क्या होता है। आपको पता है कि मेरे पास अगर ये कोई कैपेसिटर है, संधारित्र की दो प्लेटें, तो यहाँ पे कोई करंट नहीं होनी चाहिए, इतना आप लोगों को शायद पता होगा। लेकिन मैक्सवेल साहब ने क्या बताया था, मैक्सवेल ने बताया था कि भैया जब जब आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो वेरी करता है, तब वहाँ पे एक करंट आपकी बन जाती है। अब यहाँ पे बेसिकली जब जब आप यहाँ पे चार्ज दोगे तो यहाँ पे ऐसा नहीं है कि एक इंस्टेंट पे आपका जो प्लेट्स हैं वो आपकी चार्ज होने वाली हैं, एक एक करके वो चार्ज है, मतलब इन द सेंस कि आपका जो चार्ज एक्यूमुलेट होगा, 1 फिर 2 फिर 3, इस टाइप से यहाँ पे चार्ज एक्यूमुलेट करना स्टार्ट करेगा। और ये चार्ज जैसे जैसे एक्यूमुलेट करेगा तो इसमें एक इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो वेरी करता है, और जब इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी करता है तो उससे एक करंट बनती है। इस चीज़ को ध्यान देना, और जिसे हम नाम देते हैं आपका डिस्प्लेसमेंट करंट। और यही एक डिस्प्लेसमेंट करंट का आपके पास कॉन्सेप्ट होता है। जैसे आप मैग्नेटिक फील्ड से करंट बना सकते हैं, वैसे आप एक वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड से, यानी जो एक वैद्युत क्षेत्र है, अगर वो वेरी कर रहा है, अगर वो बदल रहा है, तो वहाँ से भी आप एक करंट को बना सकते हैं, करंट प्रोड्यूस कर सकते हैं। और यही मैक्सवेल साहब ने हमें यहाँ पे बताया था। तो यहाँ पे बेसिकली यहाँ पे कैसे बनेगी, एक डिस्प्लेसमेंट करंट बनेगी। और यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इसलिए कहा है जब आपका कैपेसिटर फुली चार्ज हो जाता है, फुली चार्ज का मतलब यहाँ पे यह है कि आपके जो चार्ज हैं वो यहाँ पे कंप्लीटली एक्यूमुलेट हो चुके हैं। तो यहाँ पे जो एक फील्ड बनने वाली है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा, यहाँ पे जो वैद्युत क्षेत्र यहाँ पे बनने वाला है बच्चा, तो उस वैद्युत क्षेत्र में अब आपका क्या हो जाएगा, कोई भी चेंजेस नहीं होगा। मतलब यहाँ पे जो वैद्युत क्षेत्र वो एज अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड रहने वाला है, वैद्युत क्षेत्र में कोई भी बदलाव नहीं आएगा, जिसके कारण जो ये डिस्प्लेसमेंट करंट की वैल्यू होगी ID, ये अब ID जो है आपके पास 0 होने वाली है। ये ID तभी आएगा जब आपका वैद्युत क्षेत्र जो होता है वो बदलता रहता है, यानी वेरी करेगा। अब यहाँ पे वेरी नहीं करेगा तो ID की वैल्यू आपके पास 0 हो जाती है, ध्यान देना। और देखिए यहाँ पे आपको यही पूछ रहा था कि जब आपका ये कैपेसिटेंस जो है वो फुली चार्ज हो जाता है, उस केस में आपके पास जो डिस्प्लेसमेंट करंट है और कंडक्शन करंट मतलब जो ये बैटरी से यहाँ पे जो ये करंट जा रही है, मैं इसको
कंडक्शन करंट कह सकता हूँ, ठीक है। जो यहाँ पे चार्ज होंगे वो यहाँ पे एक्यूमुलेट करने स्टार्ट करेंगे, उससे जो करंट का फॉर्मेशन होता है उसे हम आईसी करंट कहते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, जैसे ये कैपेसिटर पूरा फुली चार्ज हो जाएगा, इस केस में यहाँ पे ये आईसी की जो वैल्यू हो जाएगी वो आपकी 0 हो जाएगी। साथ ही साथ में क्योंकि अब जो फील्ड बनने वाला है यहाँ पे ये फील्ड वेरी नहीं करेगा, ये बदलेगा नहीं, तो इस केस में आपके पास जो आईडी की वैल्यू हो जाएगी वो भी आपके पास 0 होने वाली है। इसलिए यहाँ पे आईसी और आईडी दोनों वैल्यू 0 होंगी। अगर आप ऑप्शन में देखोगे तो ऑप्शन में यहाँ पे नन इसका आंसर आ जाएगा। क्लियर है बात? तो उम्मीद करता हूं कि आपको यहां पे ये वाला जो कॉन्सेप्ट है समझ में आया होगा। ध्यान दीजिएगा, जब आप एम्पियर सर्किट लॉ अप्लाई करते हैं, जहां पे आपको डिस्प्लेसमेंट करंट की रिक्वायरमेंट होगी, वहां पे आप डिस्प्लेसमेंट करंट को इंक्लूड करेंगे। जहां पे नहीं होगी वहां पे आप उसे 0 कंसीडर कर सकते हैं। इसी टाइप से किरचॉफ का जो लॉ होता है कि जो इनकमिंग करंट होते हैं, यानी किसी भी नोड में, जैसे यहाँ पे मैं नोड की बात करता हूँ, तो यहाँ पे जो करंट आएगी उतनी ही करंट आपकी बाहर भी जाने वाली है। तो कुछ मैक्सवेल ने कुछ वैलिडेशन दिया था, क्योंकि यहाँ पे किरचॉफ लॉ भी फेल हो रहा था। आप लोग इस चीज़ को जो है अपनी बुक्स में अच्छे से पढ़ें, आपको बहुत अच्छे से और भी चीज़ें क्लियर होंगी, क्योंकि ये एमसीक्यूज़ हैं तो यहाँ पे सारी चीज़ें करवाना पॉसिबल नहीं है। तो मैंने कोशिश की है आपको कि ये एटलीस्ट आपके दिमाग में एक डिस्प्लेसमेंट करंट का कॉन्सेप्ट दे दिया जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, और यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि किसी पिंड को ऋणावेशित किया जाता है, यानी अगर आपके पास कोई बॉडी है, उस बॉडी को अगर आपको नेगेटिव चार्ज देना यानी ऋणावेशित करना है, तो उस केस में आप क्या करने वाले हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चंस कुछ ऑप्शंस आपके पास, क्या आप उसको इलेक्ट्रॉन्स दोगे, यानी आप जैसे आप बॉडी को इलेक्ट्रॉन्स दे रहे हो। लेट्स से मैंने यहाँ पे एक स्फीयर ले लिया, कोई छोटा सा मैंने एक बॉडी ले ली, इस बॉडी को आपको नेगेटिव चार्ज डालना है इसमें, यानी इसको ऋणावेशित करना है। तो आपके पास एक आधी ऑप्शन है, एक आधा ऑप्शन मतलब देखो, अगर आप इसे इलेक्ट्रॉन हटा दोगे तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे आपके पास जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनका लैक ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, यानी आपके पास इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाएगी। सेकेंडरी देखो, अगर आप इसमें कुछ प्रोटॉन दे दोगे तो ऑब्वियस सी बात है भैया, यहाँ पे जो पॉजिटिव चार्ज है वो आपके एक्यूमुलेट होना स्टार्ट हो जाएंगे। पॉजिटिव चार्ज होने का मतलब ये है कि आपके इलेक्ट्रॉन्स वहां से निकले हैं। बात क्लियर है? मतलब अगर ये बॉडी पॉजिटिव चार्ज है तो इसका मतलब यहाँ पे ये हो गया कि लैक ऑफ आपके पास यहाँ पे क्या होने वाले हैं, ये इलेक्ट्रॉन होने वाले हैं। न्यूट्रॉनों को हटाने से आपका कोई मतलब नहीं बनता है। तो यहाँ पे जो इसका आंसर होना चाहिए कि आप उसे जब इलेक्ट्रॉन देंगे, जब उसमें इलेक्ट्रॉन आप प्रोवाइड करवा रहे हो उस स्फीयर में, यानी कोई भी बॉडी में, तब आपका जो क्या होने वाला है वो ऋणावेशित हो सकता है, यानी हम उसमें नेगेटिव चार्ज हम उसे कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है बच्चा, ध्यान दीजिएगा, ऐसे क्वेश्चन आपको बहुत सारे पूछे जाएंगे। थोड़ा सा मेकअप करके आपके जो क्वेश्चन हैं आगे पीछे हो जाते हैं इसमें, और इसी टाइप के आपके पास क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, अगर आपने क्या कर दिया है, किन्हीं दो आवेशों को, यानी जो आपके पास चार्ज हैं, स्फीयर सेपरेटेड एट अ डिस्टेंस d एंड f ऑन ईच अदर। ओके, तो यहाँ पे बेसिकली आपके पास दो चार्ज है, एक आपके पास Q1 चार्ज है, आपके पास एक Q2 चार्ज है। इन दो चार्जों को आपने क्या कर दिया, इन दोनों के बीच में एक फोर्स भी लग रहा होगा, एक बल लग रहा होगा, आप जानते ही हैं। इनके बीच में एक बल लगेगा, जिसे हम सिंपली, आपको पता है कि जो इनके बीच में जो फोर्स लगता है हम उसे कुछ इस टाइप से लिखते हैं। इनके बीच में जो फोर्स लगता है उसका जो फॉर्मूला होता है कि दो चार्ज के बीच में लगने वाला फोर्स, बल, उसको हम ऐसे डिनोट करते हैं। अब ये क्या कह रहा है कि जब भी आप जो फोर्स आप बेसिकली पढ़ते हो वो एक वैक्यूम के लिए पढ़ते हो, मतलब जो आपका बेसिकली ये आया है, जहाँ पे आपकी जो K की वैल्यू हो जाती है वो 1 हो जाती है, वो एक एयर का मान के चलो या उससे एक वैक्यूम का मान के चलो, वहाँ पे वैल्यू 1 हो जाती है। लेकिन आपने क्या कर दिया, जब ये चार्ज पार्टिकल हैं इनको लेके आप चले गए किसी एक, आपने डाल दिया किसी लिक्विड में, यहाँ पे ऐसा कोई लिक्विड है, जैसे आपने इस लिक्विड में डाल दिया तो उस केस में ये बता रहा है कि आपका यहाँ पे जो इनके बीच में लगने वाला जो फोर्स होगा उसकी वैल्यू क्या होने वाली है। बात समझ में आ रही है? तो इनको लेके चलेगा भैया आप इस किसी लिक्विड में, तो इस केस में आपके पास फोर्स क्या हो जाएगा, और इसके लिए आपके पास, मैंने आपको क्या कहा, आपके पास एक ही इसमें एक फॉर्मूला रहता है जिसमें आप F/FM यानी मीडियम, ये ऊपर वाला जो फोर्स होता है वो वैक्यूम के लिए होता है, ये नीचे वाला एक मीडियम के लिए होता है, और इसकी जो वैल्यू हो जाती है वो आपकी आ जाती है K के इक्वल। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जो K है वो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की जो वैल्यू है वो 2 आपको दे रखी है। क्लियर? तो यहाँ पे K की वैल्यू जैसे आप 2 पुट कर देते हो, और आपको क्या बताना है कि इफ़ द कंडीशन आर सेम, ओके, हमें बताना है मीडियम में बताना है, यानी लिक्विड में बेसिकली आपको बताना है कि उसमें क्या फोर्स क्या लगने वाला है। तो यानी बेसिकली मैं यहाँ पे F/K अगर मैं यहाँ पे कर दूं, और मुझे क्योंकि यहाँ पे मीडियम में बताना है, मीडियम का मतलब मैंने वाटर में इसे डाल दिया है, तो ये वाला बेसिकली कॉन्सेप्ट आपका यहाँ पे लगने वाला है। और ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जो K की वैल्यू है वो 2 हो जाएगी, और यहाँ पे जो आपके पास आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इट वुड बी योर राइट आंसर। इज इट? तो यहाँ पे किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, कोशिश करूंगा इसको जल्दी से करवाने की, सो दैट कि आपका भी टाइम बचे और हमारा भी टाइम बचे। ध्यान दीजिएगा, निम्न में से गलत कथन आपको चुनना है, रॉन्ग स्टेटमेंट बेसिकली आपको यहाँ पे फाइंड आउट करना है। तो
तो देखिए यहाँ पे जो कूलाम का जो नियम है, देखिए मैंने आपको क्या कहा, इलेक्ट्रोस्टैटिक में कुछ ही आपके पास क्वेश्चंस हैं जो बनते हैं। हर एक क्वेश्चन हर एक मैं कह सकता हूँ कि एग्जाम में आपके पास जो क्वेश्चन पूछे गए हैं कुछ इसी टाइप के आपके पास क्वेश्चन पूछे गए हैं। अगर आपके पास सिंपली अगर आप एनसीईआरटी पढ़ते हैं या फिर आप किसी और बुक्स को प्रेफर करते हो या फिर एनडीए लेवल के अगर आप क्वेश्चन लगाते हो तो वहाँ पे आपको इस टाइप के क्वेश्चन 100% है कहीं ना कहीं मिल जाएंगे। तो ऐसे क्वेश्चंस को आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। चलिए तो देखिए क्वेश्चंस क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि आपका कूलाम का नियम, अब देखो कूलाम का नियम ना एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है या इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर का। स्टार्टिंग ये आपका कूलाम लॉ से होता है। अब कूलाम लॉ के अंदर अब के Q1 Q2 बाय उसका वो जमाना गया जो उससे रिलेटेड क्वेश्चन बनता था। इससे पहले वाला जस्ट मैंने आपको बताया कि भैया F/FM इक्वल्स टू आपके पास K, या फिर आपके पास कभी इससे भी परमेबिलिटी से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। E0 इक्वल्स टू ER के ये इक्वल हो जाता है। कभी कभार आपको इस वाले सेक्शन से भी आपके पास क्वेश्चन पूछा जाता है। एक पहले वाला एक ये वाला, दो हो गया। और थर्ड वन आपके पास अगर पूछा जाएगा तो कूलाम लॉ से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है कि कूलाम्स लॉ कहां पे एप्लीकेबल होता है। क्या कूलाम्स लॉ कहां पे एप्लीकेबल होता है, कहां पे आप बोलोगे यार कि ये जो है मेरा यहां पे कूलाम लॉ लगने वाला है। तो देखो परमाणु के इलेक्ट्रॉन इसके नाभिक से बांधता है। क्या आप सभी लोग जानते हो कि ये मेरे पास से कोई भी एटम हो गया, एटम के बीच में ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है इसके न्यूक्लियस में, नाभिक में। तो यहां पे बाहर से इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो क्या ये इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को आपस में बाइंड करके रखता है, क्या वो ये फोर्स होता है? जी हाँ, वही फोर्स है। सेकेंडरी यहां पे ध्यान दीजिएगा, परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को बांध के रखता है। तो यहां पे आपको रॉन्ग स्टेटमेंट देखना था और आपका ये वाला रॉन्ग स्टेटमेंट हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि यहां पे आप देखेंगे कि जो न्यूक्लियस फोर्स होता है बेसिकली, जिसे हम नाभिकीय बल कहते हैं, और न्यूक्लियस फोर्स आपका जो हमारे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स होते हैं या प्रोटॉन्स होते हैं, इनके बीच में लगने वाला एक फोर्स होता है, सो दैट कि वो वहां पे रिपल ना करें। क्योंकि पॉजिटिव में रिपल करेंगे, ऑब्वियस सी बात है, प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होते हैं तो वो आपस में रिपल करेंगे। तो उनको जो बाइंड करने के लिए, उनको बांधे रखने के लिए जो हम फोर्स बताते हैं या फिर फोर्स जो होता है उसे हम कहते हैं न्यूक्लियर फोर्स, जिसे हम कहते हैं हिंदी में नाभिकीय बल। और ये सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट आपका क्या होता है? फोर्स होता है। सबसे वीकेस्ट फोर्स आपका ग्रेविटेशनल फोर्स होता है। इस टाइप के क्वेश्चन भी आपको कई बार पेपर में पूछे गए हैं। ठीक, अब देखिए एक क्वेश्चन, अब देखो एक तो क्वेश्चन ये है, इसके साथ आपके 3 क्वेश्चन और बन जाते हैं कूलाम लॉ से रिलेटेड। देखो एक कूलाम लॉ इसके लिए एप्लीकेबल है, दूसरा इसके लिए एप्लीकेबल है और थर्ड वाला इसके लिए एप्लीकेबल है। यानी आपके 3 जो यहां पे ऑप्शंस है, 3 ऑप्शंस आपके सही हैं, वी वाला आपका यहां पे गलत हो जाता है। तो ये तीनों को भी ध्यान रखिएगा कि परमाणु को परस्पर बांधकर अणु बनाता है, बिल्कुल ये बात सही है। साथ ही साथ में देखिएगा यहां पे बाइंड्स एटम एंड मॉलिक्यूल्स टुगेदर टू फॉर्म अ सॉलिड, देखिए ये वाला भी आपके पास ऑप्शन सही है। क्लियर? तो कूलाम लॉ से रिलेटेड आपके पास अगर क्वेश्चन बनते हैं तो स्टेटमेंट में इस टाइप के क्वेश्चन आपके पास पूछे जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए ध्यान दीजिए, यहां पे अगेन वही इसी टाइप का क्वेश्चन मैंने अभी जस्ट आपको पहले करवाया है। द रेशियो ऑफ द फोर्सेस बिटवीन 2 स्मॉल स्फीयर्स विद कांस्टेंट चार्ज यहां पे नहीं आना था क्लियर, ओके ठीक है। ए एंड बी इज द मीडियम ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ के। अभी देखो मैंने आपको जस्ट क्या बताया कि भैया आपको जब भी आपको कुछ ऐसे मिलेगा तो ये बेसिकली एक वैक्यूम का हो गया, एक आपके पास मीडियम का हो गया, और इसकी जो वैल्यू होती है वो आपके के इक्वल आती है। अब इसने क्या बोला है, देखिए यहां पे बेसिकली आपको क्या करना है, एयर यहां पे लिखा हुआ ना एयर और मीडियम, और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हो गया के, उसका रेशियो आपको बताना है। देखो इससे इजी क्वेश्चन नहीं हो सकता, ये मे बी एनडीए 2012 या 13 में पूछा गया क्वेश्चन है। अब यहां पे प्रॉब्लम क्या था, देखिए एक आपके पास एयर का हो गया, या इसको वैक्यूम बोल दो क्योंकि वैक्यूम एयर में लगभग आपका जो इसकी वैल्यू होती है लगभग एक ही होती है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू जो होती है। तो इसको आप कुछ ऐसे भी लिख सकते हो, जैसे भी आपके पास सिंबल जो आपने बुक में यूज किया आप इसे ऐसे रहने दीजिएगा। तो यहां पे इसकी जो वैल्यू हो जाएगी आपके पास क्या हो जाएगी, ये आपके पास 1 हो जाएगी। तो इस टाइप से आपके पास यहाँ पे जो आंसर आएगा इसका K/1, इसका यहाँ पे आपका आंसर आने वाला है। क्लियर है इतनी बात? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम यहाँ पे बात करते हैं। देखिए आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 आइडेंटिकल कंडक्टर्स ऑफ कॉपर एंड एल्यूमिनियम आर प्लेस्ड इन आइडेंटिकल इलेक्ट्रिक फील्ड्स, द मैग्नीट्यूड इन इंड्यूस्ड चार्ज इन द एल्यूमिनियम विल बी। तो ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, और इस टाइप के क्वेश्चन देखिए यहाँ पे सिंपली क्या कह रहा है, आपके पास कोई भी 2 आपके पास डिफरेंट बॉडीज़ हैं। यहाँ पे आपके पास एक कॉपर हो गया, एक तांबा है, आपके पास एक एल्यूमिनियम है। लेट्स से एक तांबा हो गया, एक आपके पास एल्यूमिनियम हो गया। इसने क्या कहा है, आपको बताना है यहाँ पे 2 आइडेंटिकल कंडक्टर्स ऑफ कॉपर एंड एल्यूमिनियम आर प्लेस्ड इन आइडेंटिकल इलेक्ट्रिक फील्ड। आइडेंटिकल का मतलब क्या होता है कि आपके पास सेम साइज है, उसका वॉल्यूम सेम है, उसका मैं कहूँगा जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, उनसे पास होने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड है वो भी सेम है। इस केस में आपको बताना है कि जो इनके मैग्नीट्यूड होने वाला है चार्ज का वो क्या होने वाला है, एल्यूमिनियम विल बी। ओके, तो एक चीज़ है जो आपको हमेशा ध्यान देना है, जब भी हम एक आइडेंटिकल इलेक्ट्रिक फील्ड की यहाँ पे बात करते हैं तो यहाँ पे जो भी चार्ज एक्यूमुलेट होगा वो दोनों में इक्वल होने वाला है। क्लियर? मतलब जितना आपका एल्यूमिनियम के ऊपर चार्ज होगा,
जितना आपका किसी एल्यूमिनियम के ऊपर चार्ज होगा वही चार्ज आपके पास एक कॉपर के अंदर भी होने वाला है। अंदर का मतलब क्या होगा कि जो मेरा कॉपर है उसमें भी उतना ही चार्ज यहां पे इंड्यूस्ड होगा। यह काफी अच्छा क्वेश्चन है, कई बार पेपर में यह पूछा गया है। और देखो यहां पे तांबे के बराबर आपके पास क्या होना चाहिए, ये यहां पे चार्ज होना चाहिए। क्लियर है इतनी सारी चीजें? तो ये यहां पे ध्यान दीजिएगा, जब जब आपके पास कुछ ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाएं या फिर आपके पास एक हॉलो सिलेंडर दे दे या हॉलो स्फीयर की बात करें कि भैया अंदर से खोखला है, सेम साइज का है, एक स्फीयर हो गया, एक ऑलरेडी सॉलिड है मतलब अंदर से खोखला नहीं है, हॉलो नहीं है, दूसरा वाला एक हॉलो है, उस केस में भी आपके पास क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं कि कैसे आपके पास जो है चार्ज किस में ज्यादा आपके पास होने वाला है। तो यहां पे ध्यान दीजिएगा, जब भी आपके पास ऐसे क्वेश्चंस होंगे तो जो चार्ज एक्यूमुलेट करेगा वो सरफेस पे करेगा और वो दोनों केसेस में आपके पास क्या होने वाले, इक्वल होने वाले। अब यहां पे आप वो कॉन्सेप्ट मत लगा लीजिएगा जो हम इलेक्ट्रिक करंट की बात करते हैं, क्योंकि वहां पे बेसिकली जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो एक में ज्यादा होंगे, किसी में कम होते हैं। तो फिर हम यहां पे अक्सर बच्चा क्या करता है, वाले कॉन्सेप्ट को लगा के ऐसे क्वेश्चंस को गलत कर देता है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ आगे बढ़ते हैं और ध्यान दीजिएगा यहां पे दूसरे क्वेश्चन की बात कर रहा है। देखिए ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि अगर आपके पास अ चार्ज Q1 exerts some forces on a second charge Q2, आपके पास एक चार्ज लेट से ये Q1 है और आपके पास एक चार्ज Q2 है। अब ऑब्वियस सी बात है इन दोनों चार्जेस के बीच में कोई ना कोई एक फोर्स काम कर रहा होगा। अब ये जो फोर्स है ये बता रहा है यहां पे कि अगर मैं एक Q3 चार्ज को इसके पास लेके आ जाऊं, लेट से मैंने एक Q3 चार्ज ले लिया और ये Q3 चार्ज इन दोनों के पास में मैं यहां पे लेके आ गया। अब आपको ये बताना है क्या इन दोनों के बीच में जो फोर्स लगने वाला है वो क्या कम होगा या फिर उसमें इंक्रीज हो जाएगा या फिर इसमें कुछ ना कुछ वेरिएशन आने वाला है या फिर कोई चेंज नहीं हो रहा है। यही आपके पास ऑप्शंस है। ठीक है, ऑप्शन पढ़ते रहना, मैं आपको यहाँ पे आंसर बताने आंसर्स कोशिश करूंगा कि मैं ज़्यादा ऑप्शन ना पढ़ूं सो दैट कि ये वीडियो जल्दी से कंप्लीट हो जाए। तो ध्यान दीजिएगा कभी भी आपके पास अगर कोई चार्ज पार्टिकल है और थर्ड वाले को अगर आप इसके बीच में भी लेके आ जाओ तो आपके पास जो अट्रैक्टिव फोर्स होगा इन दोनों के बीच में, जो भी आपका फोर्स लग रहा है, जो भी बल लगेगा इन दोनों के बीच, दोनों आवेशों के बीच में, हमेशा वो आपका अपवर्तित रहेगा। मतलब ऐसा नहीं होगा कि आप सोचने लगे कि मैं Q3 को लेके चले जाऊं तो Q और Q2 में जो है आपके पास जो फोर्स लगेगा उनके बीच में कुछ कम या ज्यादा होने वाला है। क्लियर? तो यहां पे जब जब आप किसी चार्ज को लेके आ जाओगे तो आपके पास जो फोर्स होने लगने वाला है उन दो चार्जेस के बीच में, दो आवेशों के बीच में, उनमें कोई भी चेंजेस आपका नहीं आएगा। काफी अच्छा क्वेश्चन है, तो ध्यान दे दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि आप क्या कर रहे हो, यहां पे दो प्रत्येक एक कूलम आवेशों को 1 किलोमीटर की दूरी पर रख रहे हो, उनके बीच में जो फोर्स होने वाला है वो क्या होने वाला है। यानी आपके पास एक Q1 चार्ज है, देखो एक Q1 चार्ज है, ये Q1 चार्ज है 1 कूलम का। सेकेंडरी आपके पास कोई Q2 है, ये भी आपके पास 1 कूलम का चार्ज है। ये दोनों आपके पास सेम चार्जेस हैं। इनके बीच में आपको फोर्स बताना है, इनके बीच में जो फोर्स लगेगा वो क्या लगने वाला। अब आपको यहाँ पे कॉन्सेप्ट पता है, जो फोर्स लगता है किन्हीं भी दो आवेशों के बीच में वो क्या लगता है आपके पास, K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। यहाँ पे ये वाला आपके पास बेसिकली फोर्स लगता है। अब हालांकि आपको यहां पे क्या दे रखा है, डिस्टेंस भी दे रखा है। इन दो चार्जेस के बीच में जो डिस्टेंस है वो आपकी कितनी है, 1 किलोमीटर है। तो मतलब मैं इसको कुछ ऐसे लिख सकता हूं। देखिए अब यहां पे जो K की वैल्यू है वो आप लोग जानते हो कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू जो होती है 9 × 10⁹ ये इसकी एक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की जो वैल्यू हो जाती है। बाकी यहां पे 1 और 1 आप इसे लिख सकते हैं। और साथ ही साथ में जो इन दोनों के बीच में जो फोर्स लगेगा, दो चार्जेस के बीच में फोर्स नहीं कहूंगा, जो इन दोनों के बीच में एक डिस्टेंस है बेसिकली R स्क्वायर, तो हम यहाँ पे 1 किलोमीटर को यहाँ पे लिख सकते हैं कुछ इस टाइप से, 1000 हो जाएगा और इसको स्क्वायर कर लो। क्लियर है? यहाँ पे किसी को कोई प्रॉब्लम, किसी को कोई प्रॉब्लम? अब देखो यहाँ पे इसको जैसे आप सॉल्व करोगे तो सॉल्व करने के बाद क्या आ जाएगा, देखिए ये आपके पास कितना बनेगा, यहाँ पे 3 बनेंगे। 3 ऊपर जाने के बाद आपके पास क्या होने वाला है, ये 9 × 10⁶ न्यूटन बेसिकली आपके पास यहाँ पे फोर्स आ जाएगा। ठीक, अब देखो यहाँ पे क्या कोई ऑप्शन है ऐसा, नहीं, यहाँ पे कोई भी ऑप्शन नहीं है। तो ये ऑप्शन जो है आप एक बार जरूर चेक कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे आपके पास जो है आंसर ये आना चाहिए। क्लियर? तो किसी को मुझे लगता नहीं है शायद ऐसे क्वेश्चंस में कोई प्रॉब्लम होना चाहिए। बाकी अगर आपके थोड़ी बहुत अगर कैलकुलेशन मिस्टेक होती है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे देखिए ये काफी अच्छा क्वेश्चन है। एक धातु के गोले A को धनावेशित दिया जाता है जबकि दूसरे को हम क्या कर रहे हैं, ऋणावेशित दे रहे हैं। दोनों के द्रव्यमान समान है, तो फिर बताना है आपको कि क्या होने वाला है। देखिए ध्यान दीजिएगा, आपके पास एक मेटल है, एक कुछ ऐसा है और दूसरा आपके पास ये ऐसा है। ठीक है, मतलब आपके पास कोई ये लेट से एक मैंने इसको नाम दे दिया और इसको मैंने यहाँ पे बी नाम दे दिया। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे आप एक को पॉजिटिव चार्ज दे रहे हो। पॉजिटिव चार्ज का मतलब लेट से आपने इसको पॉजिटिव चार्ज दे दिया। यहाँ पे ये मेरा कोई एक बॉडी है, इसको पॉजिटिव चार्ज दे दिया, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। सेकेंडरी आप क्या कर रहे हो, इसमें आप इसमें एक इक्वल अमाउंट ऑफ नेगेटिव चार्ज, यानी बी को आपने क्या दे दिया, यहाँ पे इसको आपने नेगेटिव चार्ज दे दिया है। अब आपको क्या बताना है, इन दोनों के मासेस को कंपैरिजन करके बताना है कि किसका मास जो है ज्यादा होने वाला है, यानी ए का मास ज्यादा होगा या बी का मास ज्यादा
होगा। देखो ये सारे के सारे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है और आपका जो इलेक्ट्रोस्टैटिक का चैप्टर होता है वो यहीं से स्टार्ट होता है, इसी वाले पोर्शन से स्टार्ट होता है। तो अब देखिए, अब आप लोग चाहो तो इस वीडियो को पॉज कीजिए, खुद इन क्वेश्चंस को लगाने की कोशिश कीजिए सो दैट कि आपका थोड़ा जो माइंड है वो थोड़ा खुल पाए, ठीक। अदरवाइज जो आपकी स्किल्स हैं वो आपकी डेवलप नहीं हो पाती हैं। तो देखो ध्यान देना, यहाँ पे जब जब यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आया, इसका मतलब क्या है, इसने इलेक्ट्रॉनों को त्याग दिया है, इसने इलेक्ट्रॉनों को बाहर भेज दिया। यानी मैं यहाँ पे कह सकता हूँ कि इस वाले केस में जो आपके पास इलेक्ट्रॉन होंगे वो लैक ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होने वाले हैं, तभी यहाँ पे ये पॉजिटिव चार्ज बना है। क्लियर, समझ में आई। Q इक्वल्स टू एन ई, वहीं से ये सारी चीज़ें स्टार्ट होती हैं। Q इक्वल्स टू एन ई, यहाँ पे कब कोई पॉजिटिव बनता है, कब कोई नेगेटिव बनता है। तो ध्यान देना, जब ये पॉजिटिव बना मतलब इसने इलेक्ट्रॉनों को बाहर भेज दिया होगा, जब इसने इलेक्ट्रॉनों को बाहर भेज दिया तब ये पॉजिटिव बन चुका है। सेकेंडरी केस में देखना, अब जब देखो इसने इलेक्ट्रॉनों को बाहर भेज दिया है तो ऑब्वियस सी बात है ना, इसका मास जो है वो कम होने वाला है। इस केस में देखिए, जब इसने नेगेटिव इसको मिला है, नेगेटिव चार्ज बेसिकली अगर हमने इसे दिया है तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स और बढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे बढ़ रहे हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स आपके कम हो रहे हैं। तो जहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स कम होंगे जिस पार्ट पे, तो इसका जो मास है वो कम होगा। यानी मैं कह सकता हूँ कि A1 का A जो मास है A का, AM का, वो आपका लेस होने वाला है, ग्रेटर होगा आपका मास AB का। क्लियर, क्लियर है। यहाँ पे जो बॉडी बी है इसका जो मास है वो आपका ज़्यादा होगा। उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ पे चीज़ समझ में आई होगी। मैंने क्या बताया, मैंने आपको बताया कि भैया ये पॉजिटिव है तो इसका मतलब यहाँ पे लैक ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे, इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकले होंगे। यहाँ पे दूसरे वाले केस में आपके पास नेगेटिव चार्ज है, इसका मतलब ये हो गया कि इसका जो मास है वो ज़्यादा होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ से इलेक्ट्रॉन तो ऑलरेडी निकल चुके हैं ना, यहाँ पे आपने ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन दिए हैं, यहाँ पे कोई निकलने की बात नहीं कह रहा है। तो इस वाले केस में आपके पास जो आंसर होना चाहिए, देखिए ये क्या बोलेगा, यहाँ पे जो बी का द्रव्यमान होगा वो बढ़ जाएगा। ध्यान देना, जब बॉडी आपकी पॉजिटिव चार्ज है तो उस केस में आपके पास जो है इलेक्ट्रॉन की कमी हुई है, इलेक्ट्रॉनों को त्याग दिया गया है वहां से, ठीक। अब उनका त्याग कर दिया तो भाई यहां पे मास उसका कम हो गया, उसका द्रव्यमान वहां पे कम हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। यहां पे ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन है, बहुत आसान से क्वेश्चन है, लेकिन कभी छोटे क्वेश्चन भी गलती इनमें हो जाती है। हमें क्या बताना है, यदि आवेशित कणों की मध्य की दूरी आधी कर दी जाए तो कणों के मध्य लगने वाला जो बल होगा वो क्या होने वाला है। अब सेम वही F इक्वल्स टू आपके पास जो फॉर्मूला है ही, मैंने आपको क्या कहा है, बस इसमें आप प्रैक्टिस करो। इसमें डिफरेंट काइंड ऑफ क्वेश्चन बनते हैं, इन डिफरेंट काइंड ऑफ क्वेश्चनों को प्रैक्टिस करना और आपके सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे। क्या बोल रहा है ये, डिस्टेंस को क्या कर रहे हो आप, दो चार्ज पार्टिकल को हाफ कर रहे हो, ठीक है। आधा आपने इन दोनों के बीच की दूरी कर दी है चार्जेस की। आधा दूरी करने का मतलब क्या है, पहले अगर मेरी r थी तो अब वो r/2 हो चुकी है। तो r/2 होने का मतलब ये है कि यहाँ पे जो r है वो अब r/2 बन चुका है, और इसका जब स्क्वायर आप करोगे तो यहाँ पे 2 जब 4 हो जाएगा, और ये 4 जो है ये ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ पे जो फोर्स आएगा यहाँ पे बेसिकली 4 टाइम्स हो जाएगा, यानी 4 गुना वो आपके पास फोर्स होने वाला है। देखो ये 1/4 ऐसे बस जस्ट कंफ्यूज करने को यहाँ पे दिया हुआ है। क्लियर है बात, इतनी बात क्लियर है सभी को, आपको यहां पे बात क्लियर होनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहां पे, अ पॉइंट चार्ज इज केप्ट एट द सेंटर ऑफ मेटालिक इंसुलेटेड स्फेरिकल सेल, देन। देखो अगर जो बच्चा इस क्वेश्चन को इस वक्त कर पा रहा है, समझ जाओ उस बच्चे के यहाँ पे कॉन्सेप्ट जो है बहुत अच्छे हैं, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ये पूरा कॉन्सेप्चुअल बेस है। यहाँ पे आपका लगभग सारी चीज़ें कवर हो जाती है जो आप इलेक्ट्रोस्टैटिक वाले चैप्टर में पढ़ते हैं। जैसे यहाँ पे क्या बोला इसने, देखो आपके पास एक स्फीयर है ऐसे, ठीक, एक स्फीयर हो गया। अच्छा, आपने इसमें क्या कर दिया, केंद्र पे यानी इसके सेंटर पे आपने क्या कर दिया, एक चार्ज पार्टिकल रख दिया। मतलब यहां पे आपने क्या रख दिया, एक चार्ज को सेंटर पे रख दिया। जैसे आपने चार्ज को सेंटर पे रखोगे, ध्यान देना, जैसे आप चार्ज को सेंटर पे रखोगे, क्योंकि ये एक मेटल है, क्या बोला इसने, धातु का गोला है, ओके, मेटालिक प्लेट है, तो ऑब्वियस सी बात है भैया यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव कुछ ना कुछ चार्ज पार्टिकल तो पहले से रहे होंगे, ऑब्वियस सी बात है। तो यहाँ पे जब यहाँ पे कोई एक चार्ज को आप बीच में रखोगे तो यहाँ पे जो नेगेटिव वाले चार्ज होंगे वो इस वाले सरफेस में आ जाएंगे, यानी अंदर वाले सरफेस में एक्यूमुलेट होना स्टार्ट हो जाएंगे, क्योंकि अंदर क्या है मेरे पास, एक पॉजिटिव चार्ज हो गया, ठीक। और इसके बाहर से, यानी जो ये स्फीयर है इसके बाहर वाले पोर्शन में आपके पास जो होंगे वो पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे एक्यूमुलेट हो जाएंगे।
कोई समस्या किसी को? यहाँ पे भाई आपके पास सरफेस में पॉजिटिव चार्ज हो गया, अंदर आपके पास इसमें नेगेटिव चार्ज हो गया। जब आपके पास पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज हो जाएंगे, अब यहाँ से कहानी थोड़ा सा चेंज हो जाती है। अब कहानी क्या चेंज होगी यहाँ से? यहाँ पे लगेंगे गॉस का लॉ। गॉस का लॉ क्या कहता है कि भैया आपको क्या मानना है, एक गॉसियन सरफेस ले लो, यानी एक क्लोज सरफेस बेसिकली आप उसमें ले लो। जैसे ही आप, अब देखो बताना क्या है आपको, बताना है कि गोले के बाहर विद्युत क्षेत्र शून्य होगा, यानी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इसके बाहर से क्या वो जीरो होने वाली है, ऐसा आपको बताना है। तो इसमें मैंने क्या कर लिया, एक गॉसियन सरफेस ले लिया। गॉसियन सरफेस आप क्या करते हैं, किसी एक क्लोज सरफेस को ले लो, उसे मैंने गॉसियन सरफेस कह दिया, ठीक है, क्लियर। तो मैंने इस गोले के बाहर से एक गॉसियन सरफेस ले लिया। अब गॉसियन सरफेस का मतलब क्या हो गया कि भैया जो आपके चार्ज हैं, समहाउ जो चार्ज होगा बेसिकली, देखो यहां पे पॉजिटिव चार्ज था, यहां पे नेगेटिव चार्ज था, वो आपस में कैंसिल आउट होकर जीरो हो जाएंगे। अरे बात समझना मेरी, ये प्लस चार्ज है यहां पे, ये आपके पास नेगेटिव चार्ज है, ये दोनों आपस में, क्योंकि अब इस गॉसियन सरफेस के अंदर मेरे पास तीन चार्ज हैं। तीन कौन कौन से? एक आपके पास नेगेटिव हो गया, एक पॉजिटिव हो गया, एक अगेन मेरे पास अंदर जो मैंने सेंटर पे रखा हुआ है एक चार्ज वो भी है। अब यहां पे जब गॉसियन सरफेस में लूंगा तो इस केस में आपके पास ये जो वैल्यू है वो जीरो हो जाएगी, पॉजिटिव नेगेटिव वाली, क्लियर। सेकेंडरी आप क्या देखेंगे कि भैया ये तो ठीक है, ये तो जीरो हो चुका है, लेकिन जो ये मिडिल वाला है इसमें भी एक कोई ना कोई चार्ज है, तो इसके कारण कुछ ना कुछ होने वाला, यानी उसके कारण कोई फ्लक्स बनेगी। मतलब मैं यहाँ पे फ्लक्स जो मैं लिखूंगा यहाँ पे, वो मेरे पास क्या आने वाली है, फ्लक्स Q अपॉन एप्सिलॉन 0, क्लियर। मतलब यहां पे एक फ्लक्स होगी, किसके कारण? ये मिडिल वाला। बाहर वाला तो ठीक है, बाहर वाला तो ये पॉजिटिव नेगेटिव आपस में कैंसिल आउट हो चुके हैं, लेकिन इसके कारण कुछ ना कुछ यहां पे अभी एक फ्लक्स होगा। और ध्यान देना, जो फ्लक्स आपके जो फील्ड लाइंस होती हैं, जब वो किसी सरफेस से पास होंगी या किसी बंद पृष्ठ से पास होती है, किसी क्लोज सरफेस से पास होती हैं, तब वहां पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड भी होता है। यानी इस वाले केस में आपके पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो नॉट इक्वल टू जीरो होगा, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड तो भैया रहने ही रहने वाला है, पहला केस। दूसरा केस देखना, अभी मैंने बाहर गॉसियन सरफेस लिया, अब मैं इसमें क्या कर रहा हूं, इस अंदर वाले पोर्शन में एक गॉसियन सरफेस ले लेता हूं। अब देखो अंदर जैसे मैंने गॉसियन सरफेस लिया ना, तो इस अंदर वाले में तो भाई अब आपके पास पॉजिटिव नेगेटिव तो यहां तो कुछ है नहीं, आपको तो बस इससे मतलब है यहां पे जो ये वाला चार्ज है। अब यहां पे जो चार्ज है उसके कारण भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड होने वाला है, क्लियर। एक बाहर वाले के कारण, एक अंदर वाले के कारण, और यहां पे भी जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड भी नॉट इक्वल टू जीरो होने वाला है। यानी गोले के बाहर विद्युत क्षेत्र शून्य होगा, नहीं होगा। गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र शून्य होगा, नहीं होगा, क्योंकि गोले के अंदर पॉइंट चार्ज है, एक गॉसियन सरफेस ले लिया, फ्लक्स होगा अंदर तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगा। थर्ड वाले केस में देखो गोले पर कुल प्रेरित आवेश शून्य होगा, यानी नेट इंड्यूस्ड बेसिकली जो चार्ज है क्या वो जीरो होने वाला है? जी हाँ, ये जीरो होगा। कैसे? देखो ये स्फीयर हो गया, यहां पे आपके पास नेगेटिव और ये पॉजिटिव, तो ये नेट जो होगा यहां पे जीरो हो जाएगा, क्लियर है। तो यहां पे ये वाला आपका आंसर आ गया। अब देखो डी वाले में देखना, क्या गोले के अंदर विद्युत विभव शून्य, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इनसाइड द स्फीयर इज जीरो? कैसे हो सकता है? अरे भाई जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड है, जब फील्ड वहां पे बन रही है तो पोटेंशियल जीरो नहीं हो सकता है, क्लियर। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको यहां पे ध्यान रखने हैं, इस टाइप के क्वेश्चन आपके पेपरों में पूछे जा सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब आपको क्वेश्चन क्या पूछा गया है, देखो अब ये बहुत आसान सा क्वेश्चन है कि विद्युत जो बल रेखाएं होती हैं, इलेक्ट्रिक जो लाइंस होती हैं, उनके बारे में आपको कुछ बताना है कि क्या वो प्रत्येक स्थान में उपस्थित रहती है? भैया नहीं रहती हैं, जहां पे चार्ज होगा वहीं पे तो उपस्थित रहेंगी। जैसे आप अभी उन्हें घरों में बैठे हुए हो, अपने फोन को लेकर, अपने बुक्स को लेकर अगर बैठे हुए हो तो नहीं है तो फोन तो होगा, क्या वहां पे चार्ज है? नहीं है। ऐसा थोड़ा ना चार्ज कहीं पे भी हो जाएगा, जहां पे आपका जो चार्ज पार्टिकल हर कहीं नहीं होंगे। सेकेंडरी देखो यहां पे केवल विद्युत आवेशों के समय उपस्थित होते हैं, भैया ऐसा भी नहीं है। केवल वहां उपस्थित होती है जहां पे धन तथा ऋण आवेश एक दूसरे के समीप होते हैं, ऐसा भी नहीं है। मतलब देखो इस चीज को समझना, ये थोड़ा स्टेटमेंट में अगर आपको नॉलेज है, अदरवाइज आप इसको आंसर मार दोगे। देखो जो ये लाइंस होती है बच्चा, वो इमेजिनरी लाइंस होती है। हम कहते हैं ना भैया मेरे पास ये पॉजिटिव क्यू है, इसके बाहर जो है ये मेरे पास क्या है, इसके ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है। अब ऐसा तो है नहीं ना कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस केवल इसी के पास हो जहां पे ये चार्ज है, ऐसा तो नहीं है भैया। थोड़ा दूर तक जहां तक उसका एरिया होगा वहां तक आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होने वाली है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती है। तो एक चीज है जो यहां पे ध्यान दीजिएगा, ये जो है आपके कैसे होते हैं, इमेजिनरी लाइंस होती है। किसी ने इलेक्ट्रिक करंट को देखा है? देखा है? नहीं देखा है। क्या आपने फील्ड लाइंस को देखा है? नहीं देखा है। बस आप क्या करते हैं, बाय द हेल्प ऑफ सम एक्सपेरिमेंट आपने कुछ वैलिडेशन उसे दिया है, जो आप कहते हो कि भैया मैंने मैग्नेटिक फील्ड को नहीं देखा है। वैसे मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं, ये देखा नहीं है, लेकिन हाँ हम इसको इमेजनरी मान के चलते हैं क्योंकि हम उनको एक्सपेरिमेंटली हम उसे प्रूव कर चुके हैं। चलिए अब देखिए यहाँ पे ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चा, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक समान आवेश
से आवेशी दो समांतर प्लेटों के पृष्ठीय आवेश घनत्व समान है। अच्छा ठीक है, अब देखो ये इंपॉर्टेंट बेसिकली क्यों बनता है। अब आपने क्या बोला, यहाँ पे टू पैरेलल सीट्स हैं, टू पैरेलल सीट है। बहुत बच्चों ने इसको कैपेसिटर के वे में भी इसको गलत किया। तो ये पैरेलल सीट है और इन पैरेलल सीट में आप क्या कर रहे हो, बेसिकली जो चार्ज हैं लाइक चार्जेस ऑफ सेम सरफेस चार्ज डेंसिटीज। ओके, लाइक चार्जेस हैं, एक समान आवेश हैं। ओके तो यहाँ पे बेसिकली देखो, अगर आपने एक समान इनको आवेश दे दिया है, अगर ये भी पॉजिटिव हो गया, ये भी आपके पास पॉजिटिव हो गया, ऐसे आपने यहाँ पे क्या दे दिया है, कुछ चार्ज दे दिया है, तो बेसिकली यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे आपके पास जो फील्ड लाइंस है बेसिकली कहाँ से किस तरफ मूव करेंगी, देखो ये पॉजिटिव की तरफ मूव करना स्टार्ट करेगा, ये वाली जो लाइंस है वो इस तरफ मूव करना स्टार्ट करेंगे। यानी आप कुछ ऐसे समझ सकते हो, एक इस डायरेक्शन में आएगी, एक इस डायरेक्शन में आएगी, या फिर एक इस तरफ जारी होगी, एक इस तरफ आ रही होगी, यानी या बाहर की तरफ या एक अंदर की तरफ। इस टाइप से क्या होता है, जो ये फील्ड लाइंस होती है एक दूसरे को क्या कर देती है, कैंसिल आउट कर देती है। देखो इससे ना मतलब देखो अभी तो चलो ये तो वैसे क्वेश्चंस हो गए। इस टाइप से क्या आपके पास बहुत सारे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं जहां पे आपको सरफेस चार्ज डेंसिटी के बारे में पूछा जाता है कि जो चार्ज डेंसिटी अगर बीच में डाल दिया तो इसमें जो फोर्स लगेगा, या इसमें इस पॉइंट के लिए क्या आपके पास फोर्स लगने वाला है, अगर यहाँ पे आप निकालोगे तो इस पॉइंट में आपके पास फोर्स क्या लगने वाला है। तो ये ऐसे क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं। कोशिश करूंगा मैं एक आध क्वेश्चन ऐसे नेक्स्ट वीडियो में डालने की, ठीक। तो फिलहाल के लिए आप इतना ध्यान दीजिएगा, जब आपके पास सेम चार्ज हो जाएंगे उस केस में आपके पास जो यहाँ पे डेंसिटी आएगी वो आ जाएगी बेटा 0, क्योंकि वो दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, कैंसिल आउट कर देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ पे हमें पूछ रहा है निम्न में से कौन सी विद्युत क्षेत्र द्वारा विक्षेपित हो जाती है। तो आपके पास कोई फील्ड लाइंस है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है यानी वैद्युत क्षेत्र है, उस वैद्युत क्षेत्र में अगर आपने यहां से कोई भी अगर ये रे है, अगर आपने यहां पे पास करवाई उस लाइन से, तो कौन सी डिफ्लेक्ट करेगी। देखो आपके पास जो एक्सरे हो गई, देखो ध्यान देना, जो आपके पास यहां पे एक्सरे हो गया, ये एक्सरे है, एक्सरे आपका एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है जिसे हम विद्युत चुंबकीय तरंग कहते हैं। और ध्यान देना जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है वो चार्ज लेस होती है, मतलब उसमें कोई भी चार्ज नहीं होगा, मतलब कोई भी आवेश उसमें नहीं होता है। दूसरा ध्यान देना न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन में तो कोई आवेश होता ही नहीं है। थर्ड वन ध्यान देना यहाँ पे एक गामा रे, गामा रे भी क्या है, आपकी एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। मैंने आपको क्या बताया कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव चार्जलेस होती है। अब देखो चार्जलेस का मतलब क्या है, एक पॉजिटिव और नेगेटिव, जैसे मैग्नेट भी आपस में अट्रैक्ट करेंगे या फिर रिपल होंगे आपस में, वो भी दो कारण से हो सकते हैं। यहाँ पे पॉजिटिव पॉजिटिव आ जाएगा या नेगेटिव नेगेटिव आ जाएगा, इस टाइप से वहाँ पे या पॉजिटिव नेगेटिव होगा तो रिपल और अट्रैक्शन ऐसा फोर्स लगेगा। तो यहाँ पे ध्यान देना क्योंकि इनके पास कोई चार्ज नहीं है तो ना ये अट्रैक्ट करेंगे ना ये फिर रिपल करेंगे, इस केस में कुछ भी नहीं होने वाला है। न्यूट्रॉन पे तो कोई चार्ज ही नहीं होता, तो ये ना अट्रैक्ट करेगा ना फिर रिपल करेगा। एक केस बनता है अल्फा का, ये अल्फा जो है आपका रेडियो एक्टिव जो रेज या वेव्स के बारे में जब आप पढ़ते हो रेज के बारे में, जो हीलियम होता है वो निकलता रहता है। बेसिकली अल्फा क्या है, आपका हीलियम ही तो है। तो यहां पे ये जब भी निकलेगा तो आपके पास एक पॉजिटिव चार्ज बेसिकली ये निकलेगा, मतलब इसमें जो आवेश होगा, जो चार्ज होता है वो आपके पास पॉजिटिव होता है। तो यहाँ पे कभी भी आपके पास अल्फा आ जाए, बीटा आ जाए, तो यहाँ पे ये आपके पास चार्ज होंगे, मतलब अभी तो अल्फा इसमें है, अगर आपके पास बीटा आ जाए तो बीटा के ऊपर आपका नेगेटिव चार्ज होता है। इस टाइप के पास अगर आपके पास गामा आ जाए, चलिए गामा तो ये आ ही चुका है, तो ये आपके पास अल्फा बीटा के केस में हमेशा ये क्या करेंगे, आपस में एक डिफ्लेक्शन इनमें आ जाता है। और इसी टाइप से आपके जो रेडियो एक्टिव जो रेज थी इनकी भी यहाँ पे डिस्कवरी हुई थी कि कौन सा जो चार्ज होगा किस पे होने वाला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का आपको मात्रक बताना है, और ये काफी अच्छा क्वेश्चन है। देखो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी E इक्वल्स टू आपके पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे F/Q हो जाता है। ये आपके पास सेट फॉर्मूला है, फोर्स का न्यूटन हो जाएगा, Q का कूलाम हो जाएगा, पहला आपका यहाँ पे आंसर आ जाता है, ठीक। अच्छा कभी आपको क्या पूछा जा सकता है, न्यूटन कूलाम लेट से आपको नहीं दिया, ऑप्शन में नहीं दिया, क्योंकि अक्सर ऐसा थोड़ा बहुत इसमें थोड़ा मेकअप करके क्वेश्चन दे देता है। तो उस केस में आपको पास क्या करना है, देखो E इक्वल्स टू आपके पास क्या हो जाता है, FQ तो आपके पास हो ही चुका है, Q बोले तो कूलाम, चलो मैं इसको लिख देता हूँ। यहाँ आपके पास न्यूटन और कूलाम, आपके पास ये यूनिट तो बनेगी। साथ ही साथ में ध्यान देना जब आपके पास ये ऑप्शन ना हो तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम आपको ये दिया हुआ होता है कि मैंने इसको ऊपर नीचे मीटर से मल्टीप्लीकेशन कर दिया, न्यूटन मीटर आपको पता है जूल बन जाता है और नीचे कूलाम मीटर आ जाता है, यानी एक यूनिट आपकी कभी कभार आपको इसकी भी दे दी जाती है क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। अब यहां पे जैसे जूल दे दिया इसने, इसको कूलाम मीटर पे अगर यहां पे दे दिया तो इसका ये भी आंसर बन जाता है। और ऐसा क्वेश्चन ये वाला भी आपके पास पेपर में अक्सर पूछा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
निम्न में से कौन सी सदिश राशि होती है? तो देखो बहुत अच्छे, देखिए अब वेक्टर क्वांटिटीज आपके पास 11th में पढ़ो, 12th में पढ़ो, आपके पास बहुत सारी वेक्टर क्वांटिटीज हैं। अब सबको पढ़ना तो है, लेकिन अगर आप रटोगे तो फिर चीज़ें नहीं हो पाती। अगर आपने चीज़ें समझी हैं तो फिर आसान हो जाएगा, फिर कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होने वाली है। तो अब यहाँ पे आपको बेसिकली वेक्टर क्वांटिटी देखनी है। तो देखो विद्युत विभव भैया, वोल्टेज हो गया, करंट हो गया, रेजिस्टेंस हो गया, ये तीनों आपकी कैसी क्वांटिटीज हैं? आपकी अदिश राशियाँ हैं, यानी ये मैं कहूँगा यहाँ पे ये वेक्टर क्वांटिटीज आपकी नहीं है। ठीक, सेकेंडरी वर्क बोलेगा कोई, एनर्जी बोलेगा और पावर बोलेगा। वर्क, एनर्जी, पावर दिमाग में बिठा लो। देखो 6 तो मैंने आपको ऐसे याद करवा दी होंगी। ये आपकी सारी की सारी कैसी राशि हैं? ये आपकी अदिश राशि हैं, यानी जिसमें आपका कोई भी डायरेक्शन की हम बात नहीं करते हैं। विद्युत आवेश, जब जब आप चार्ज की बात करोगे कि चार्ज में ये बोलते हैं कि भैया मेरा चार्ज है वेस्ट डायरेक्शन में, मेरा चार्ज है ईस्ट डायरेक्शन में, कभी आप ऐसी बात नहीं करते। या तो पॉजिटिव चार्ज बोलोगे, नेगेटिव चार्ज बोलोगे। ठीक, तो यहाँ पे इसकी भी कोई आपकी डायरेक्शन नहीं होती है। तो विद्युत विभव की नहीं होगी, आवेश की नहीं होगी। यहाँ पे आवेश घनत्व की बात कर रहा है, देखो इसकी भी कुछ कोई आपकी जो राशि है, यानी ये भी आपकी कोई वेक्टर क्वांटिटी नहीं होने वाली है। ठीक, ये आपकी कैसी होगी? ये सारी आपकी स्केलर क्वांटिटीज है। हाँ, अगर आपको यहां पे कभी दे देगा करंट डेंसिटी, तो करंट डेंसिटी का जो फॉर्मूला होता है J=I/A, ये वाला, तो करंट डेंसिटी जब भी बात करेगा तो उस केस में आपके पास ये राशि जो हो जाती है वो आपकी वेक्टर राशि है। क्लियर? तो करंट आपकी कैसी है? ये आपकी अदिश होगा, यानी ये आपके पास स्केलर है। आपके पास जब आएगा करंट डेंसिटी यानी धारा घनत्व, वो आपकी वेक्टर क्वांटिटी हो जाती है। और डी यहाँ पे ध्यान देना, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जब जब इसकी बात आएगी तब तब आपकी क्या हो जाती है? ये आपकी वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगी। इसीलिए ये क्वेश्चन पेपर में दिया गया और ऐसे क्वेश्चन आपके पास पेपर में पहले पूछे गए हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको यहाँ तक कुछ चीज़ें जो हैं समझ में आ रही होंगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक अल्प धनावेश के चारों ओर विद्युत क्षेत्र क्या होता है? एक अल्प धनावेश के चारों ओर विद्युत क्षेत्र क्या होगा? नियत होता है। ओके, अगर आपके पास देखो ये पॉजिटिव कोई चार्ज है आपके पास, यहाँ पे कुछ ऐसा कोई चार्ज है आपके पास, है ना? अभी ये चार्ज है आपके पास, इसके अराउंड जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो पॉजिटिव चार्ज विल बी द रेडियल एंड ओके। तो क्या ये जीरो होता है? अरे नहीं भैया, जीरो कैसे हो जाएगा? ये जीरो थोड़ी होगा। इसके जो यहाँ पे जो फील्ड बनने वाला है ये जीरो नहीं होगी फील्ड। क्लियर? इसमें क्या होगा? आवेश से दूर दिशा में होता है, हाँ बिल्कुल होता है। आवेश की तरफ होता है, बिल्कुल नहीं होता है। नियत होता है। देखो ध्यान देना, यहाँ पे जो यहाँ पे फील्ड लाइंस होती हैं, यहाँ पे ये आपका रेडियली आउटवर्ड होंगी। मतलब देखो चार्ज है ना, ये चार्ज, तो ये फील्ड लाइंस आपकी जो होंगी वो बाहर की तरफ होंगे। ऐसे ये फील्ड लाइंस आपकी बाहर की तरफ जा रही है, मतलब ऐसे नहीं होगा, अंदर की तरफ मत निकाल देना इन्हें। क्लियर? तो यहाँ पे जीरो नहीं होगी, रेडियली आउटवर्ड होती है और आवेश से दूर की तरफ जा रही होती है। कांस्टेंट हम इसलिए नहीं कह रहे कि कहीं पे आपकी ज़्यादा होगी कहीं पे, क्योंकि जहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है वहाँ पे आपकी ये उसका ज़्यादा होता है पोर्शन, जैसे जैसे दूर चलता चला जाएगा वहाँ पे उसका कम हो जाएगा। ठीक है? तो यहाँ पे एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे डायरेक्शन जो उसकी होगी अवे फ्रॉम द चार्ज होने वाली है। तो ये वाला ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाता है। ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और इजी क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ताप के बढ़ने पर परावैद्युतांक स्थिरांक के की वैल्यू क्या होने वाली? देखो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चन आपको मतलब ऐसे इजीली नहीं मिलने वाले हैं। तो इसके लिए आपको बस एक चीज़ ध्यान रखनी है कि भैया जो आपका ये कांस्टेंट होता है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, वो आपके होता है रेसिप्रोकल बोल लो, या जो टेम्परेचर के यहाँ पे क्या हो जाता है, व्युत्क्रमानुपाती हो जाता है। यानी जब जब आपका टेम्परेचर बढ़ेगा तब तक आपका जो के की जो वैल्यू हो जाती है वो कम हो जाती है। तो यहाँ पे जब टेम्परेचर बढ़ेगा, ध्यान दो इस चीज को, ये पेपर में पूछा जाता है ऐसा क्वेश्चन, तो आपको बस इसके बीच में रिलेशन ध्यान रखना है। ये टेम्परेचर बढ़ रहा है तो आपके पास जो के की वैल्यू है वो आपकी कम हो जानी चाहिए। मैंने आपको 2 से 3 चीजें ही बताई हैं, एक आपके पास परमिटिविटी वाला है, एक आपके पास डाइलेक्ट्रिक वाला है, फोर्स वाला जो आपको लगेगा, साथ साथ में मैंने आपको एक फ्लक्स कैसे लगाना है, गॉसियन सरफेस वाला जो रहता है आपके पास, गॉस थ्योरी जो है, लॉ जो होता है, उसके बारे में मैंने आपको बताया। तो ऐसे ही आपके पास छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब आपके पास 40 मार्क्स का पेपर है, इसका मतलब ऐसा नहीं है कि कुछ भी पूछ लेगा, छोटे मोटे ही क्वेश्चन होते हैं जहां से आपके पास अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आपको इन क्वेश्चंस में अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है तो मुझे लग नहीं रहा है कि आपके जो बेसिक्स हैं वो अच्छे नहीं हैं। अगर क्वेश्चन में प्रॉब्लम है तो आपके बेसिक्स अच्छे नहीं है। क्वेश्चन देखिए, द वैल्यू ऑफ द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 1 कूलम ऑफ चार्ज विल बी, 1 कूलम चार्ज में बताना है भाई। तो Q इक्वल्स टू आपके पास क्या हो जाता है, Ne हो जाता है, Ne हो जाता है। आपके पास यहाँ पे अगर मैं E की वैल्यू निकालूं तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे द वैल्यू ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 1 कूलम, 1 कूलम में कितना होगा, यहाँ पे अगर मैं लिखूं यहाँ पे इसे Q/E, 1 कूलम, 1 कूलम इक्वल्स टू 1 अपॉन, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है 1 अपॉन क्या हो जाता है इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन पे कितना आपका आवेश होता है,
यहाँ पे 1 कूलम की बात कर रहा है, 1/1.6 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, तो अब यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे क्या बनने वाला, देखो ये यहाँ पे ऊपर चला जाएगा और आपके पास जो आंसर आ जाएगा 1.6 10⁻19 कूलम, यहाँ पे इसका आंसर आ जाता है। तो 1 कूलम चार्ज में कितना होता है, बेसिकली आपके पास इतने इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है। ठीक, तो देखो बहुत छोटा सा क्वेश्चन है और बहुत आसान सा क्वेश्चन है, बस आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है चीज़ों का कि कहाँ पे कौन सी चीज़ हमें यूज़ करनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, यदि दो आवेशों के मध्य वायु के स्थान पर K अगर आप रख देते हैं परावैद्युतों वाला, तो उनके बीच में लगने वाला अधिकतम आकर्षण बल क्या होने वाला है। देखो जब हम वायु के बारे में बात कर रहे हैं तो वायु के केस में जो K की जो वैल्यू होती है वो बेटा कांस्टेंट हो जाती है। ठीक, मतलब हम उसको वायु या वैक्यूम और एयर के लिए हम K की वैल्यू जो है 1 ले लेते हैं। तो यहाँ पे बेसिकली अब हम अगर किसी दूसरे मीडियम में अगर जा रहे हैं तो मेरे पास जो इसकी वैल्यू हो जाएगी वो F इज डायरेक्टली यहाँ पे प्रोपोर्शनल हो जाएगा, या इन्वर्सली बोलो इससे K के इक्वल हो जाता है। यानी देखो ऐसा क्वेश्चन ना कई बार पूछा जाता है, जब आपके यहाँ पे जो K की वैल्यू है ये आपके यहाँ पे कम हो जाएगी तो ये आपके पास जो फोर्स है यहाँ पे वो बढ़ना चाहिए। क्लियर। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, इसने यहाँ पे K को डाल दिया है। अगर यहाँ पे K को डाला है तो पहले अगर लेट्स अगर K की वैल्यू 1 रही हो, अगर K को इन्होंने और फील किया है इसमें, तो मतलब इन्होंने K की वैल्यू यहाँ पे बढ़ाई होगी। अब जब यहाँ पे K की वैल्यू बढ़ी है तो उस केस में आपके पास जो फोर्स हो जाएगा वो आपका कम हो जाएगा। यानी मैं इसको बोल सकता हूँ कि अगर K माध्यम भर दिया जाए, ओके, अगर K इसमें भर रहे हो तो K टाइम्स आपका क्या हो जाएगा, ये कम हो जाएगा। क्लियर। तो यहाँ पे आपके पास K गुना आपके पास कम हो जाएगा, तो यहाँ पे ये वाला इसका यहाँ पे आंसर हो जाना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान देना, ऐसे क्वेश्चंस जो हैं बहुत लॉजिकल और ट्रिकी टाइप के क्वेश्चन है। आपको एक एक लाइन में आपको ऐसे क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको एनसीईआरटी के अंदर, यानी जो सेट इसके फॉर्मूलाज होते हैं इस बेस पे आपको कुछ ना कुछ आपको एनसीईआरटी के अंदर मिल जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन एक बार चेक करना, साथ ही साथ में इनको जो है इनको प्रैक्टिस करने की भी आप कोशिश कीजिएगा। तो यहाँ पे हमने 20 क्वेश्चंस किए हैं। उम्मीद करता हूँ कि इन 20 क्वेश्चन से आपको कुछ ना कुछ आपको सीखने को जरूर मिला होगा। इसी टाइप के क्वेश्चन जो हैं आप अपने जो प्रैक्टिस बुक हैं या फिर आपके कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं वहाँ से इन क्वेश्चंस को जरूर लगाएं, सो दैट कि आपके एग्जाम के लिए प्रिपरेशन बहुत अच्छी हो पाए। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे हम एक और नई वीडियो के साथ जहाँ पे आपके लिए लेके आऊँगा मैं और अच्छे बेहतरीन क्वेश्चन। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स टू ऑल।